चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कंपाउंड बार से लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, रीड कर लेते हैं। एक कंपाउंड ट्यूब कंसिस्ट ऑफ द स्टील स्टील ट्यूब, कंपाउंड ट्यूब है एक जिसमें स्टील मटेरियल है, 140 mm इंटरनल डायमीटर एंड 160 mm एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया है उसके हिसाब से यहाँ पर फिगर बना देते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि यहाँ पर एक स्टील ट्यूब है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर इसकी गिवन है। ठीक है, तो लेट सपोज दिस मटेरियल इज स्टील। क्वेश्चन के अंदर जो डायमीटर्स गिवन है 140 mm डायमीटर तो इंटरनल है। ठीक है, द इंटरनल डायमीटर हियर, ठीक है, दिस इज द होलो स्पेस, दिस इज 140 mm। और जो इसकी एक्सटर्नल डायमीटर है, ठीक है, वो भी यहाँ पर मेंशन है, वो हम लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 160 mm। ठीक है, 160 mm की इसकी एक्सटर्नल डायमीटर है। देखिए जरा, and an outer brass tube of 160 mm internal diameter and 180 mm external diameter, इसी को ब्रास ने कवर किया हुआ है। ठीक है, इसी चीज को ब्रास ने कवर कर रखा है और ब्रास के बारे में बोला गया है कि इसकी 160 तो इसकी इंटरनल डायमीटर है। ठीक है, तो ब्रास बेसिकली यहां से स्टार्ट होगा जहां पर स्टील फिनिश हुआ था। ठीक है, और 180 mm इसकी एक्सटर्नल डायमीटर तक जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया है उसके हिसाब से वर्क करते हैं। दिस इज 180 mm और अंदर वाली जो डायमीटर है वो सेम है, दैट इज 160 mm। ठीक है, ये मटेरियल आपको दिया गया है, दिस इज द ब्रास मटेरियल। ठीक है, तो ब्रास के लिए क्वेश्चन के दौरान हम सिंबल बी यूज कर लेंगे और स्टील के लिए सिंबल एस यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे उसके बाद में फिर आगे वर्क करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया है आगे रीड करते हैं। 180 mm एक्सटर्नल डायमीटर, द टू ट्यूब्स आर ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि दोनों ट्यूब्स की लेंथ जो है वो सेम है। द कंपाउंड ट्यूब कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 900 किलो न्यूटन। ठीक है, द कंपाउंड ट्यूब कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 900 किलो न्यूटन। तो बेसिकली थोड़ा सा फिगर इसका बना लेते हैं इस जगह पर कि यहां पर अगर आप लेंथ वाइज देखें, ठीक है, तो यहां पर आपके पास में जो मटेरियल दिया गया है एक के अंदर दूसरा मटेरियल यहां पर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि ये वाली जो आपके पास में बाहर वाली जो सरफेस है ये तो ब्रास है, इसके अंदर वाला जो एरिया है वो स्टील का है और ये कुछ इस तरीके से यहां पर कनेक्टेड है। ठीक है, आपस में ये रिजिडली ज्वाइंट होगा, मटेरियल यहां पर भी है और मटेरियल इस जगह पर भी है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से जब सेक्शंस दिए जाते हैं जिसमें एक से ज्यादा मटेरियल होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड सेक्शन कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड बार आपको यहां पर मिल रहा है, कंपाउंड बीम आप पढ़ते हैं, कंपाउंड बीम बेसिकली फ्लिस्ड बीम के नाम से आप टॉपिक पढ़ते हैं सोम के अंदर, तो वो भी इसी तरीके से उसमें कॉन्सेप्ट लगेंगे जो यहां पर आप देखेंगे। ठीक है, कंपाउंड कंपाउंड बार आपने देखा, कंपाउंड बीम आप देखते हैं, कंपाउंड शाफ्ट की आप बात करते हैं, सब जगह कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम लगने वाला है। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा वो देखे जरा। अब बार के केस में क्या चीज लगाई जाती है, एक्सियल लोड लगाया जाता है। ठीक है, बार के केस में एक्सियल लोड लगाया जाता है। मान लेते हैं एक्सियल लोड जो है वो पी के बराबर है। ठीक है, जो एक्सियल लोड लगा वो पी के बराबर है। देखो ध्यान देना, अगर कभी भी आपके पास में एक से ज्यादा मटेरियल, ठीक है, एक से ज्यादा मटेरियल अगर आपके पास में है और इनको यदि आप मान लेते हैं कंप्रेशन फोर्स लगाए या टेंशन फोर्स लगाए, तो जितना भी आप फोर्स लगाते हो उनको कौन हैंडल करेगा, ये दोनों मटेरियल मिलकर के हैंडल करेंगे। तो बेसिकली अगर टोटल फोर्स आपने पी लगाया है तो इसमें से कुछ मटेरियल कुछ फोर्स तो स्टील ले लेगा और कुछ फोर्स कौन लेगा, ब्रास ले लेगा। ठीक है, अगर तीसरा भी कोई और मटेरियल होता साथ में कंपाउंड बार के अंदर तो उसको भी आप इधर ऐड कर देते हैं, सब लोग मिलकर के जो है यहां पर कुछ ना कुछ फोर्स ले रहे होंगे। ठीक है, ध्यान देना, जब हम बीम की बात करते हैं तो बीम जो डिजाइन होता है बेसिकली बेंडिंग मूवमेंट के लिए होता है, तो वहां पर आप बोलते हो कि जो टोटल बेंडिंग मूवमेंट रेजिस्ट होगा वो इंडिविजुअल जो भी एलिमेंट वहां पर जुड़ा हुआ है उनके समेशन के बराबर होगा। जैसे फ्लिस्ड बीम में जनरली वुड दिया जाता है, वुड को स्टील के साथ में आपको बना करके जो है सेक्शन दे दिया जाता है, तो वहां पर आप लिखते हुए नजर आओगे कि बेंडिंग मूवमेंट एम जो होगा वो एम वुड प्लस एम स्टील होगा। पक्की बात। जब शाफ्ट की बात आती है, शाफ्ट में भी कुछ इस तरीके से अगर जुड़ा हो और यहां पर टॉर्क अप्लाई किया जाए तो ये आपका जो कनेक्शन है ये आपका पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर जब टॉर्क टी अप्लाई किया जाता है तो जितने भी मटेरियल जुड़े हुए सबके समेशन के बराबर वो लिख दिया जाएगा। ठीक है, बार के केस में फोर्सेस की बात हो रही है, बीम के केस में बेंडिंग मूवमेंट की बात हो रही है, शाफ्ट के केस में
टॉर्क की बात हो रही है, तो कॉन्सेप्ट सब जगह सेम है, ठीक है, आप समझना जरा इस जगह पर। इसके बाद में देखो एक और चीज ध्यान देना कि अगर लोड लगेगा तो लोड लगने के कारण यहां पर क्या आएगा, डिफॉर्मेशंस आएंगे, और जो डिफॉर्मेशंस आ रहे हैं उसकी वजह से यहां पर अगर देखें तो लोड लगने के कारण, जैसे कंप्रेशन लोड लगाया तो ये डिफॉर्म करेगा, जितना एक मटेरियल डिफॉर्म करेगा उतना ही दूसरा मटेरियल भी डिफॉर्म करेगा। इसका मतलब क्या और इक्वेशन लगने वाली है, इक्वेशन लगने वाली है कि डेल्टा जो स्टील का है और जो डेल्टा ब्रास का है वो दोनों बराबर होने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर लगने वाला है। देखो ध्यान देना, अगर आप लेंथ बराबर कर देते हैं, दोनों मटेरियल जो यहां पर है अगर उनकी लेंथ बराबर है, जैसा इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, अगर दोनों मटेरियल की लेंथ बराबर अगर होगी तो क्या होगा, अगर आप लेंथ से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रेन बन जाएगा, द स्ट्रेन इन द स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन द ब्रास। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, देखो ध्यान देना, बच्चे जनरली किसी रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं तो वहां पे डायरेक्टली स्ट्रेन को बराबर करके सॉल्व कर दिया जाता है, लेकिन स्ट्रेन हमेशा बराबर नहीं होगा। कब बराबर होगा, जब दोनों की लेंथ बराबर होगी तभी स्ट्रेन बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक ऐसा केस मैं आपको बता देता हूं कि जब स्ट्रेन बराबर नहीं होगा, देखो जरा यहां पर मान लेते हैं आपके पास में कुछ इस तरीके से आपको मटेरियल दिया जाए, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, इस प्लेटफॉर्म के नीचे एक बार तो यहां पर मान लेते हैं ये स्टील की बार है, और यहां पर जो दूसरी बार है वो मान लेते हैं कि यहां पर ब्रास की है। अब इस जगह पर अगर फोर्स लगा दिया जाए, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर पी फोर्स लगा दिया जाए तो कुछ फोर्स तो स्टील कैरी करेगा और कुछ फोर्स जो है वो ब्रास कैरी करेगा, ठीक है। तो फिर से एक इक्वेशन तो सेम होगी कि जो टोटल लोड है वो पी एस प्लस पीबी के बराबर होगा, ठीक है। यहां पर जब ये प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ जाएगा, जब लोड लगेगा तो मटेरियल डिफॉर्म करेगा, और डिफॉर्म करने के कारण ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ये नीचे जाएगा, यानी कि इन दोनों मटेरियल में कुछ ना कुछ कंप्रेशन होगा। तो ध्यान देना, जितना ब्रास में कंप्रेशन हुआ क्या उतना ही स्टील में भी कंप्रेशन हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है। लेकिन इन दोनों की लेंथ, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, तो क्या स्ट्रेन बराबर होगा, क्या स्ट्रेन बराबर नहीं होगा। तो सबसे जनरल इक्वेशन कौन सी है कि जब भी आपको कंपाउंड के अंदर वर्क करना है, कंपाउंड बार में वर्क करना है, तो आप स्ट्रेन बराबर ना करके आप क्या चीज बराबर करें, डिफॉर्मेशंस बराबर करें, डेल्टा बराबर करें। अगर लेंथ बराबर है तो स्ट्रेन भी बराबर हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी, इस जगह गलती ना करना। आगे चलते हैं, तो इस क्वेश्चन में तो आपको लेंथ बराबर दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर देखो जरा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ ईच ट्यूब इज 140 mm, 140 mm की लेंथ है। तो इसका मतलब क्या है, लेंथ बराबर है, लेंथ अगर बराबर है तो स्ट्रेन बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, दो ही कॉन्सेप्ट लगेंगे, एक तो टोटल जो फोर्स लगेगा वो समेशन से दिया जाएगा, ठीक है, P1 प्लस P2 प्लस P3 और भी मटेरियल है तो, और बाकी डिफॉर्मेशंस बराबर होंगे, एक्सियल डिफॉर्मेशंस बराबर होंगे। बस ये दो कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय लगाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो ध्यान देना, यहां पर आपके पास में जो आपने यहां पर क्रॉस सेक्शन बनाया है उसमें स्टील और ब्रास को दिखा दिया है, ठीक है। इक्वेशंस लगाने चलते हैं, सबसे पहले स्ट्रेन इक्वेशन लगा देते हैं, द स्ट्रेन इन द स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन द ब्रास। देखो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहे हैं, इस वजह से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन यहां पर आप लगा पाएंगे। डेफिनेशन क्या कहती है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से ब्रास में जो है वो सिग्मा बी डिवाइडेड बाय ए बी होगा, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं, अगर ये इक्वेशन लगने वाली है तो इस इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा एस यानी कि स्ट्रेस इन द स्टील डिवाइडेड बाय ई एस, क्वेश्चन के अंदर ई एस दोनों के मेंशन है, एक का 2 × 10⁻⁶ है, दूसरे का 1 × 10⁵ है, तो लगा देते हैं, दिस इज 2 × 10⁵ इज इक्वल टू सिग्मा बी 1 × 10⁵, दैट मीन्स सिग्मा एस स्ट्रेस जो आएगी स्टील में वो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बी होगी, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन आपकी आ गई, ठीक है। आगे चलो, दूसरी इक्वेशन के लिए हमें पता ही है कि क्या करना होगा, ठीक है। द सेकेंड इक्वेशन विल बी द फोर्सेस इक्वेशन, ठीक है।
तो फोर्सेस इक्वेशन में आपके पास में जो फोर्स जो टोटल दिया गया है क्वेश्चन में वो 900 किलो न्यूटन के बराबर है, ठीक है। अब फोर्स जो होगा टोटल वो PS प्लस PB से दे दिया जाएगा। PS कितना होगा, द फोर्स इन द स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस इन द स्टील मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्टील, प्लस हो जाएगा ब्रास के लिए सिग्मा बी मल्टीप्लाइड बाय AB, ठीक है। तो ये आपके पास में यहां पर इक्वेशन है। P की वैल्यू दे रखी थी 900 इंटू 10⁻³ जैसा कि मैंने बोला था आपको, न्यूटन और mm में वर्क करने की हैबिट डाल लो पूरी सोम में, स्टील में और RCC में। देखें जरा, सिग्मा एस का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बी से दिया जाएगा मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्टील। एरिया ऑफ द स्टील जब आप निकालेंगे तो क्रॉस सेक्शन जो आपने बनाया था वहां पे क्रॉस सेक्शन में डायमेंशन थी आपके पास में 140 और 160, तो दिस इज 160 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा सिग्मा बी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द ब्रास दैट इज 180 का स्क्वायर माइनस 160 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब आगे सॉल्व करेंगे सिग्मा बी के लिए तो सिग्मा बी आपको मिल जाएगा एंड दिस सिग्मा बी इज कमिंग आउट टू बी 60.95 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जरूर सॉल्व करके देखें हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। आंसर्स भी चेक करें, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर आप लोग निकाल लेंगे। इक्वेशन जब आपने बना ली उस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है सिग्मा बी, सॉल्व करोगे आंसर तो खैर आना ही है। सिग्मा बी जब आपके पास में आ गया तो सिग्मा एस दिया जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बी, तो 2 टाइम्स ऑफ 60.95, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 121.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपकी स्ट्रेस आ गई। अगर आपके पास में एक बार स्ट्रेस आ जाए तो इन स्ट्रेसेस का यूज करके आप निकाल सकते हैं क्या, फोर्सेस निकाल सकते हैं। तो फोर्स इन द ब्रास इज इक्वल टू सिग्मा बी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द ब्रास। तो सिग्मा बी कितना था, सिग्मा बी आपके पास में है 60.95, ठीक है, 60.95। और जो एरिया आपके पास में है, आप चाहे तो एरिया को स्टार्टिंग में भी निकाल करके रख सकते हैं क्योंकि बार बार यूज हो रहा है, ठीक है। तो π/4 मल्टीप्लाइड बाय 180 का स्क्वायर माइनस 160 का स्क्वायर, तो यहां से आपको फोर्स इन ब्रास आ जाएगा। तो फोर्स इन ब्रास आ रहा है 325.515 किलो न्यूटन। दिस इज द फोर्स इन द ब्रास। क्वेश्चन में पूछा गया था, इसी वजह से हम निकाल रहे हैं। सिग्मा एस से हम PS निकाल सकते हैं। द फोर्स इन द स्टील इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं अब, 121.9 स्ट्रेस इन द स्टील मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्टील दैट इज π/4 मल्टीप्लाइड बाय 160 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर। तो सिग्मा एस और एरिया रखने के बाद में आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 574.485। तो दिस इज व्हाट, दिस इज किलो न्यूटन। तो किलो न्यूटन में आपके आंसर्स आ गए। ध्यान देना, अगर आप ये इक्वेशन नहीं भी लगाए तब भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल लोड P था, ठीक है, और P कितना था 900 किलो न्यूटन था, जिसमें से ब्रास का आपने निकाला 325.15515 है, प्लस कर दिया द फोर्स टेकन बाय द स्टील। इस इक्वेशन से भी स्टील के अंदर फोर्स इतना ही आएगा, ठीक है। तो आप कैसे भी इसको निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है। अगर आप बार की बात करें, बीम की बात करें, शाफ्ट की बात करें, मेरे लिए तो सारी चीजें सेम तरीके से चलती है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको जब शाफ्ट का क्वेश्चन करेंगे या बीम का क्वेश्चन करेंगे, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट से जो है सॉल्व हो जाएगा। और भी कुछ पूछा था क्या क्वेश्चन में, देखते हैं जरा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था एंड ऑल्सो फाइंड द अमाउंट इट गेट शॉर्टन, यानी कि आपको डेल्टा निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा कैसे निकलेगा, डेल्टा निकालने के लिए स्ट्रेन वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा डिवाइडेड बाय एल, ये स्ट्रेन के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसके बराबर है, दोनों स्ट्रेन बराबर थी, एप्सिलॉन एस और एप्सिलॉन बी दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो आप चाहें जिसको यूज कर लें। तो अगर आप स्टील के लिए यूज करते हैं तो यहां से आप लिख सकते हैं सिग्मा एस डिवाइडेड बाय ई एस। सिग्मा एस कितना स्टील के लिए हमने निकाला हुआ है, सिग्मा एस वाज 121.9, ठीक है, ये तो 121.9 था। ई एस कितना है 2 × 10⁻⁵ है, ठीक है।
ये आपने रखा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, ये भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है। डेल्टा जो कि आपको निकालना है किस यूनिट में आ जाएगा, क्योंकि आप वर्किंग कर रहे हैं न्यूटन और एमएम के अंदर, तो एमएम के अंदर आ जाएगा। लेंथ को भी आपको एमएम में पुट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में लेंथ दे रखी थी 140 एमएम, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 140। तो इस क्वेश्चन से डेल्टा आप निकाल पाएंगे। तो डेल्टा जो आपका आ रहा है वो है 0.0853 एम। तो डेल्टा का मैग्नीट्यूड 0.0853 mm यहां पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन इजी था, ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बार से क्वेश्चन देखे गए हैं, हो सकता है कंपाउंड बार से क्वेश्चन आपको देखने को मिले एसएससी मेंस के अंदर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखते हैं। A road is 2 मीटर long at a temperature of 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई बार आपको दे रखी है, कोई रॉड आपको दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर लॉन्ग। टेम्परेचर था उस रोड का 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर मेंशन है, द टेम्परेचर गिवन इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द रोड व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अगर हो जाए, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, किसी भी चीज के लिए अगर टेम्परेचर राइज होता है तो वो एक्सपेंड करती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। इफ दिस एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड, अगर इस एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर दिया जाए, तो प्रिवेंट यदि करना चाहते हो, कोई फैलना चाहता है कोई चीज, अगर आप उसके एक्सपेंशन को रोकना चाहते हो, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, उस मटेरियल में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगानी पड़ेगी रोकने के लिए, ठीक है। जैसे ये आपके पास में बार है, अगर इस बार को फ्री छोड़ दिया जाए, ठीक है, फ्री छोड़ दिया जाए, कोई ऐसी सरफेस पे रख दिया जाए जहां का फ्रिक्शन भी जीरो है, ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन होगा तो एक्सपेंशन फिर से रेजिस्ट होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं हाईवेज के अंदर, पेमेंट डिजाइन के अंदर, रिजिड पेमेंट की जब आप बात करते हैं, रैपिंग स्ट्रेसेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस आती है, तो वहां पे जो सोइल होती है पेमेंट के नीचे, वो एक तरीके से फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है पेमेंट सरफेस को, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इस वजह से मैं बोल रहा हूं, अगर सरफेस स्मूथ है तो इसका मतलब इस बार को रोकने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अगर इस कंडीशन में इस बार को यदि हीट किया जाए तो इसका फ्री एक्सपेंशन होगा, इसको कोई यदि नहीं रोके, किसी भी तरीके का एनवायरमेंटल फोर्सेस के ऊपर ना लगे, तो डेफिनेटली इसका फ्री एक्सपेंशन होगा। और फ्री एक्सपेंशन कितना होता है, हम सभी लोग जानते हैं, फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये फॉर्मूला कई जगह पर आप अप्लाई करते हैं कि अगर किसी मटेरियल का, ठीक है, किसी मटेरियल का यदि टेम्परेचर राइज कर दिया जाए तो उसका फ्री एक्सपेंशन होता है एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर। बात समझ में आ रही है? देखो अब इसी जगह पर इसको क्या कर दिया जाए, डेल्टा डिवाइड बाय एल जो होगा वो अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा डिवाइड बाय एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। देखो फॉर्मूले तो सब याद रखते हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी डालो। जैसे मैंने पेमेंट सरफेस के बारे में बताया, सर्विंग में भी यूज करते हैं कि अगर आपको जो टेप दी जा रही है, ठीक है, अगर टेम्परेचर राइज हो गया मेजरमेंट के दौरान, स्टैंडर्ड टेप की लेंथ कुछ और है, ठीक है, यानी कि जिस स्टैंडर्ड लेंथ के लिए टेप को स्टैंडर्डाइज किया गया है उस टाइम पर हो सकता है टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, लेकिन जब साइट पर मेजरमेंट करने गए हो सकता है टेम्परेचर 30 हो, 35 हो या 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, तो उस टेप का इलोंगेशन होगा, फिर आपको सही रिजल्ट नहीं मिलते, तो आपको करेक्शंस लगाने पड़ते हैं। सिमिलर इक्वेशन आप वहां पर यूज करते हो, ठीक है, ध्यान देना। डेल्टा अपॉन एल को क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, तो ये स्ट्रेन आ गई। तो स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड अल्फा डेल्टा टी है। बच्चे आंख बंद करके काम करते हैं कि सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जो है ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड निकालना है तो बच्चे सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं कि सर एप्सिलॉन में ई को मल्टीप्लाई कर दो, कोई गलत बात भी नहीं है, ठीक है। यदि आप यहां पर फॉर्मूला देखें स्ट्रेस का तो ई अल्फा डेल्टा टी हो जाता है। बच्चों को सिर्फ इस फॉर्मूले से मतलब होता है कि फॉर्मूला सर ये लगाना है, ई अल्फा डेल्टा टी, काम खत्म करो, ठीक है, काम तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं ताकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में भी आपको इजी पड़ेगा। जब हम देखेंगे ना एसएससी के क्वेश्चंस कि प्रीवियस ईयर्स में क्या आए हैं, मेंस के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में क्या आए हैं, हो सकता है इतने कॉम्प्लिकेटेड ना आए हो इस टॉपिक से, लेकिन अगर आते हैं तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा करके किसी भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखो ध्यान देना, अगर आपके पास में बार, ठीक है, ये जो बार आपको दी गई थी, इस बार में किसी तरीके का कोई फोर्स मैंने बताया हुआ नहीं है, टेम्परेचर अगर बढ़ा दे
तो इस टाइम पर इस बार का जो होगा वो फ्री एक्सपेंशन होगा, फ्रीली एक्सपेंड करेगी। यानी कि इसकी अगर लेंथ पहले L थी तो अब इसकी L प्लस डेल्टा L इसकी लेंथ हो जाएगी, इसको कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। कंडीशन क्या है? देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, किसी तरीके का कोई एक्सटर्नल फोर्स मौजूद नहीं है, ठीक है। अब इसी बार के अंदर अगर हम इसको दो रिजिड प्लेट्स के बीच में अगर इसको लगा दें, रिजिड वॉल के बीच में, रिजिड प्लेट नहीं रिजिड वॉल, रिजिड प्लेट और रिजिड वॉल में भी डिफरेंस है। देखो अगर बार के दोनों एंड पर एक प्लेट आपने वेल्ड कर दी, एक प्लेट अगर वेल्ड कर दी और छोड़ दिया आपने, तो क्या होगा? क्या ये जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो क्या वो रिजिड प्लेट मूव कर सकती है? हाँ कर सकती है, कर सकती है, तो फिर से फ्री एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर दो वॉल्स के बीच में आप इसको लगा दें तो अब ये वॉल मूव नहीं कर सकती, ठीक है, ये वॉल मूव नहीं कर सकती। तो इस कंडीशन में रिजिड वॉल, ठीक है, रिजिड वॉल के साथ में अगर इसको अटैच कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? यहां पर टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो बार का मटेरियल फैलना चाहता है, ठीक है, बार का मटेरियल फैलना चाहता है, फैल करके वो यहां तक जाना चाहता है, लेकिन कौन रोकेगा उसको? ठीक है, कौन रोकेगा उसको? वॉल रोकेगी। मान लेते हैं अगर ये वॉल नहीं होती तो कितना एक्सपेंड करता? डेल्टा करता। तो आप दोनों इफेक्ट को साथ में लगा दो। कैसे लगा दो? पहले फ्री एक्सपेंड होने दो, कितना एक्सपेंड हो गया? डेल्टा। फिर कंप्रेशन फोर्स लगा दो और उस डेल्टा को खत्म कर दो, ठीक है। तो बेसिकली जो ये डेल्टा एक्सपेंड हुआ था इसको आप खत्म करने के लिए कितना कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो वो कंप्रेशन फोर्स को यदि आप P कह दें तो आपने यहां पर P फोर्स लगा करके इस डेल्टा को खत्म किया, ठीक है। तो P डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि जो स्ट्रेस है वो कितनी हो जाएगी? स्ट्रेस हो जाएगा द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। और आप कितने से इसको अंदर ले जाओगे? डेल्टा से। तो स्ट्रेन कितनी है? डेल्टा अपॉन एल। और डेल्टा किसके बराबर है? एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर है। इस वजह से अब आप बोल सकते हो कि जो फॉर्मूला आएगा वो ई अल्फा डेल्टा टी आएगा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग रखो, ठीक है, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग रखो कि भाई हमने यहां पर उसको पहले तो फ्री एक्सपेंड करने दिया, जितना एक्सपेंड कर गया उससे अंदर ले आओ, उसको दबा दो, ठीक है। चलो एक और कॉन्सेप्ट मैं यहां पर दे देता हूं। अभी खैर क्वेश्चन में तो उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपको आता है तो फिर काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। ध्यान देना, अगर आपको दो बार दे दी जाए, ठीक है, कंपाउंड बार अगर दे दी जाए, यहां पर दिस इज द वॉल, दिस इज द वॉल, एंड यहां पर दो मटेरियल है, पहला मटेरियल और ये दूसरा मटेरियल, ठीक है। ध्यान देना, यहां पर मान लेते हैं मटेरियल में भी मैं आपको दे ही देता हूं, ये स्टील है, ये कॉपर है। पहले तो कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए आपको कि अगर आप अल्फा एस की बात करें तो वो कम होता है, ठीक है, किससे? अल्फा सी से। कॉपर से अगर बात करें, इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है स्टील का वो कम होता है, ठीक है। ये भी एक कारण है, ठीक है, कि जब हम रेनफोर्समेंट डिसाइड करने वाले थे तो उस टाइम पर हमने यहां पर रेनफोर्समेंट के रूप में कॉपर को नहीं सेलेक्ट किया, ठीक है। आरसीसी में करते हो ना आप, कंक्रीट के साथ में रेनफोर्समेंट यूज किया जाता है। रेनफोर्समेंट के रूप में क्या यूज किया जाता है? स्टील यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम यूज नहीं करते, कॉपर यूज नहीं करते, ब्रास यूज नहीं करते, ठीक है, स्टील यूज करते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण दो कारण है, जो दो मेन कारण है वो क्या है? एक तो थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ कंक्रीट लगभग लगभग बराबर होता है किसके? थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ स्टील के बराबर होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर आप डिफरेंट मेटल्स को कंपेयर करें, ठीक है, जैसे कॉपर को, ब्रास को स्टील के साथ में कंपेयर करें तो थर्मल कॉफिशिएंट स्टील का कैसा है? कम है, ठीक है। थर्मल कॉफिशिएंट स्टील का कम होने की वजह से टेम्परेचर में जब चेंजेस आएंगे तो वहां पर जो लेंथ में जो डिफॉर्मेशन है वो काफी कम आएगा, किसके अंदर? स्टील के अंदर, ठीक है। तो ये कारण है जिसकी वजह से आप जो है यूज करते हैं रेनफोर्समेंट के रूप में स्टील को। दूसरा, ठीक है, दूसरा कारण जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की डिफरेंट मटेरियल के रेस्पेक्ट में कैसी है? ज्यादा है, ठीक है। अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, जैसे ई की डेफिनेशन है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय ई। देखो ध्यान देना इस स्टेप से भी कि अगर आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को बढ़ाते हो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को बढ़ाते हो तो क्या चीज होगी? स्ट्रेन कम हो जाएगी। क्या स्ट्रेन कम हो रही है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को अगर बढ़ा दे स्ट्रेन कम हो जाएगा।
स्ट्रेन कम हो जाएगा तो फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। फेलियर किसको कहते हैं, व्हाट इज फेलियर? फेलियर है एक्सेसिव डिफॉर्मेशंस इन द स्ट्रक्चर दैट लीड्स टू व्हाट, अल्टीमेट कोलैप्स इज नोन एज फेलियर। तो फेलियर से पहले आपने देखा होगा क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। क्रैक्स क्या है, क्या है क्रैक्स? क्रैक्स आ रहे हैं डिफॉर्मेशन के बढ़ने के कारण। डिफॉर्मेशन जब बढ़ते हैं तो उसकी वजह से क्रैक्स आते हैं और अल्टीमेटली वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ई आपका स्टील का जैसे ज्यादा होता है तो स्ट्रेन कम होगा, स्ट्रेन कम होगा तो फेलियर के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये दो कारण है मेनली जिस वजह से आप कंक्रीट के साथ में आपने पसंद किया किसको, स्टील को पसंद किया, ठीक है। चलो ये मैटर अलग है, आगे चलते हैं। यहां पर हम बात कर रहे थे स्टील की और कॉपर की। देखो ध्यान देना, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होने जा रहा है, अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे देखो अगर टेम्परेचर राइज करते हैं अब इसका, ठीक है, टेम्परेचर अगर राइज करते हैं तो क्या होगा, स्टील का अल्फा कम है, कम है तो टेम्परेचर राइज होने के कारण ये इतना अगर राइज करता, ठीक है, इतना अगर डिफॉर्म करता तो कॉपर कितना डिफॉर्म करता, कम या ज्यादा? ज्यादा डिफॉर्म करता। कॉपर यहां डिफॉर्म करता, लेकिन दोनों के साथ मजबूरी क्या है कि दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, जाएंगे तो साथ में जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली न तो स्टील की चलेगी न कॉपर की चलेगी, दोनों आपसी समझौता करेंगे और कहां पर मान जाएंगे, ठीक है, यहां पर कहीं पर मान जाएंगे। मान लेते हैं इस जगह पर जाकर के ये मान गए, ठीक है, कि स्टील में जितना डिफॉर्मेशन होना था उससे थोड़ा सा ज्यादा जो है डिफॉर्मेशन हुआ स्टील में, और कॉपर में जितना डिफॉर्मेशन होना था उससे थोड़ा सा कम डिफॉर्मेशन हुआ कॉपर में, ठीक है। तो ध्यान देना, बेसिकली स्टील में ज्यादा डिफॉर्मेशन हुआ तो कॉपर ने स्टील पर क्या लगाया, टेंशन लगाया, और कॉपर में कम डिफॉर्मेशन करवाया है तो स्टील ने कॉपर पर क्या लगाया, कंप्रेशन लगाया। ये दोनों फोर्स बराबर होंगे क्योंकि आपस में एक दूसरे पर लगा रहे हैं, ठीक है। कंप्रेशन और टेंशन फोर्स यहां पर बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे पर लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि फाइनली जो डेल्टा हुआ इनका वो दोनों का बराबर है, ठीक है। सपोर्ट्स सपोर्ट्स नहीं है यहाँ पर, दोनों बस आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये तो पिछला केस था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, दोनों को अगर जोड़ करके अगर रख भी दिया तो इस तरह की कंडीशन है, ठीक है। पहले हमने रिजिड वॉल की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि दोनों मटेरियल को आपने साथ में लाए और इनको अच्छे से आपने रिजिड प्लेट के साथ में इनको लास्ट में जाकर के आपने जोड़ दिया, ठीक है। तो बेसिकली जब जोड़ा है तो साथ में जाना ही पड़ेगा। आपको रीजन समझ में आ गया? इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो और बता देता हूं मैं आपको, ताकि अगर क्वेश्चन आता है कंपाउंड से तो भी आप कर पाएंगे। कैसे? फ्री एक्सपेंशन के केस में डेल्टा कितना होता है स्टील का, अल्फा अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में एल अल्फा डेल्टा टी, इसकी लेंथ को अगर एल कह दें यहां से, तो एल अल्फा डेल्टा टी किसकी हम बात कर रहे हैं, स्टील की बात कर रहे हैं। तो एल अल्फा डेल्टा टी स्टील का, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हुआ, ठीक है। तो क्या यहां पर आएगा कि जितनी यहां पर स्ट्रेन है, स्ट्रेन कितनी है स्टील में, स्ट्रेस को यदि आप सिग्मा एस कह दे तो सिग्मा एस अपॉन ई एस कर देंगे तो ये स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन में मल्टीप्लाइड बाय लेंथ और कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द दिस मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो थोड़ा सा तो यहां पर फ्री एक्सपेंशन था, लेकिन कॉपर के होने के कारण ये एक्स्ट्रा इलोंगेट करेगा। कितना करेगा, कॉपर ने कितनी स्ट्रेस दी है, सिग्मा एस डिवाइड बाई ई एस, ये तो स्ट्रेन हो गया, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कर दिया। और साथ ही साथ में ये किसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों को जाना बराबर है, तो दैट इज एल अल्फा कॉपर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, और यहां पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर फ्री रहता, स्टील नहीं होता तो इतना इलोंगेट करता, लेकिन स्टील ने इस पर क्या लगा दिया, कंप्रेशन। क्यों? क्योंकि जाना तो साथ में है, ठीक है। तो माइनस दिस इज व्हाट, दिस इज अल्फा कॉपर डिवाइडेड बाय ई कॉपर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ कॉपर, ठीक है। अगर अलग अलग लेंथ भी दी जाए तो आप इस तरीके से इक्वेशन को लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अभी आपका, ठीक है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में तो कुछ खास है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन तो बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं जरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको जो है एक तो बताना है एक्सटेंशन कितना होगा, वो इस फॉर्मूले से दे दिया जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी से, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेशंस फटाफट से बता देता हूँ। तो डाटा जो दिया था क्वेश्चन का वो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। पहली चीज, ठीक है, मैंने आपको हैबिट में जो देता जा रहा हूँ उसको ज्यादा ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन का फिगर बनाओ, तो लेंथ कितनी है, लेंथ 2 मीटर है, ठीक है।
क्वेश्चन के अंदर आपका जो टेम्परेचर था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग टेम्परेचर, ठीक है, टी इनिशियल दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और टी फाइनल जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। डेल्टा टी कितना हुआ, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो डेल्टा टी आपको कितना मिल जाएगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हुआ है, 70 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ गया है। ठीक है, अल्फा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, आपको दिया गया है 0.000012, चलो यूज करते हैं। तो डेल्टा एल का जो मैग्नीट्यूड है वो एल अल्फा डेल्टा टी से आप निकाल सकते हैं। लेंथ आपको 2 मीटर गिवन थी, ठीक है। अगर आपको किस यूनिट में हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, सेंटीमीटर्स में मैं यहाँ पर आपको वर्क करके दिखा देता हूँ। लेंथ कितनी है, 200 सेंटीमीटर हो गई, मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 0.000012 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपको डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन था, इसकी यूनिट है पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो रिजल्ट है आपका वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो सेंटीमीटर में आंसर आ रहा है 0.168 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। बात समझ में आ रही है, 200 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 70 डिग्री सेंटीग्रेड 0.0012, तो आंसर आ रहा है आपका 0.168 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर इस फ्री एक्सपेंशन को रोक दिया जाए तो स्ट्रेस कितनी आती है, ई अल्फा डेल्टा टी आती है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक और एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन सा एक्सप्रेशन है, ई को मल्टीप्लाई कर दे किससे, डेल्टा डिवाइड बाय एल से, तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्ट्रेस निकालने के लिए दो कंडीशन यूज कर सकते हैं। देखो नजर आ रहा है ना कि अगर आप यहाँ पर डेल्टा ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, डेल्टा डिवाइड बाय एल क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो अगर आपको सिग्मा निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, तो सिग्मा निकालने का फॉर्मूला क्या बन रहा है, ई मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को चाहे तो आप अल्फा डेल्टा टी लिख दें, या फिर अगर आप डेल्टा निकाल ही चुके हैं तो आप इसको डेल्टा डिवाइड बाय एल भी लिख सकते हैं, ये भी स्ट्रेन है, ठीक है। दोनों में से कोई भी यूज कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए जरा, देखो कॉन्फिडेंस रखे अपने ऊपर, ठीक है, कि हाँ जो कर रहे हैं वो सही है। कॉन्सेप्ट जब सही होता है तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस निकालनी है, तो स्ट्रेस के लिए चलो वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जो सबने रटा हुआ है, ई अल्फा डेल्टा टी। ई का मैग्नीट्यूड, ई दिया है कितना, ई दे रखा है 1 × 10⁶ मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली मेगा पास्कल है, मेगा पास्कल न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर होता है। पुट कर दे, क्या वैल्यू थी, 1 × 10⁶, तो दिस इज 1 × 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय 0.000012 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो सिग्मा इज इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी है 70, ठीक है, दिस इज 70। ये मेगा पास्कल था, ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अंदर। तो यहां पर आपके पास में क्लियर है 1 × 10⁶, ठीक है। 0.0012 मल्टीप्लाइड बाय 70, जब इसको सॉल्व करोगे रिजल्ट आ रहा है 84 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। वर्क जो किया है, यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखें, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, पर डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो कैंसिल आउट होगी यूनिट, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। द आंसर कमिंग आउट टू बी 84 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं आप, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। A metallic bar 300 mm, 100 mm and 40 mm is subjected to the force of 5 kilonewton tensile, 6 kilonewton tensile and 4 kilonewton tensile along x, y and z direction respectively। मतलब x के along तो 5 लग रहा है, y के along 6 लग रहा है और z के along 4 लग रहा है, ठीक है। The change, determine the change in the volume of the block। आपको निकालना है change in the volume of the block, ठीक है, कि कितना वॉल्यूम में चेंज आया, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रेसेस। ई की वैल्यू एंड पॉइजंस रेशियो आपको गिवन है, ठीक है। देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर डायमेंशंस बताई हुई नहीं है कि कौन सी डायमेंशन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। 300 mm, 100 mm और 40 mm। देखो एस्टिमेशन कॉस्टिंग में आप पढ़ते हैं कि डायमेंशंस लिखने का जो ऑर्डर होता है वो LBH होता है, ठीक है। जो पहली डायमेंशन है वो तो लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी डायमेंशन विड्थ को रिप्रेजेंट करती है, और तीसरी जो डायमेंशन है वो डेप्थ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप फिगर बनाएं, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में अगर आप फिगर बनाएं तो फिगर कैसा बनेगा कि यहां पर आपके पास में
जो ब्लॉक आपको दिया गया था कुछ इस तरीके का आपका ब्लॉक है, दिस इज द ब्लॉक। अब आप अगर इस चीज को समझ गए हो तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं कि किस डायमेंशन को यहां पर क्या बोला गया है। ठीक है, लेंथ कौन सी है आप बोल सकते हैं, देखो एक्स वाई जेड भी कैसे लेते हैं मैं बता देता हूं आपको। एक्स डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन। ठीक है, परपेंडिकुलर अगर ये सरफेस ऐसे है तो प्लान में तो आप एक्स और वाई डायरेक्शन ले लो। ठीक है, जेड डायरेक्शन कहां होगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आपको जो मैं दिखा रहा हूं इस तरीके का जो ये बार आपके पास में है, ये कैसे है, ये इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, तो जो प्लेनर डायमेंशन है उनको तो आप लेंथ और विड्थ ले लो। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ का मतलब क्या है, यहां पर ये डायमेंशन क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है डायमेंशन, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में डायमेंशन दे रखी है 300, 100 और 40। ठीक है, तो ये वाली डायमेंशन तो आपकी 300 हो गई, 300। ये वाली डायमेंशन आपकी 100 हो गई। ठीक है, और जो ये वाली डायमेंशन है इसको आप 40 कह दें। ठीक है, दिस इज 40 डायमेंशन। ध्यान देना, एक्स वाई और जेड में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कितने हैं, एक्स के अलोंग। ठीक है, फोर्सेस दिखा देता हूं मैं यहां पर आपको। एक्स के अलोंग जो फोर्स लग रहा है वो तो ये है। ठीक है, तो पी एक्स क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ मेंशन है, प्लान में आपने ये डायमेंशंस ली है। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो आपके पास में फोर्स होगा, यहां से दिखा देता हूं मैं। ठीक है, उस तरफ और इस तरफ जो फोर्स लग रहा है पी वाई यहां पर लग रहा होगा, और परपेंडिकुलर वाला फोर्स आपके पास में यहां पर हो गया, दैट इज पी जेड। ठीक है, तो यहां पर देखो आपने कॉन्सेप्ट जो यूज किया है वो आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग से भी आ रहा है कि डायमेंशंस कैसे लिखी होती है हमेशा। ठीक है, तो फोर्सेज यहां पर आप मार्क कर देंगे। पीएक्स कितना है, पीएक्स 5 किलो न्यूटन का है। टेंसाइल मैंने पहले ही रीड कर लिया था, इस वजह से हर जगह मैंने टेंशन दिखाया है, खींचता हुआ फोर्स। ठीक है, पीएक्स 5 किलो न्यूटन है, पीवाई आपका 6 किलो न्यूटन है, और पीजेड जो है वो 4 किलो न्यूटन है। पीजेड कितना है, वो 4 किलो न्यूटन है। तो आपने डायग्राम तो यहां पर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, जो क्वेश्चन के अंदर जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डायग्राम जरूर बनाएं और सारा का सारा डाटा डायग्राम के अंदर पुट करें। ठीक है, सारा का सारा डाटा डायग्राम में पुट करें तो वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि वाकई में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर नजर रखते हैं। देखो, किसी भी बार में जब कोई फोर्स लगता है, ठीक है, फोर्स लगता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस जनरेट होती है। ये फोर्स लग रहा है बार के एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये नॉर्मल स्ट्रेस जो है देगा, और नॉर्मल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कितना, लोड डिवाइड बाय एरिया से, इसको मैं सिग्मा एक्स कह दूं। ये आपके जनरली एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये जेड डायरेक्शन है। ठीक है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। क्लियर है? इस जगह पर यदि आप इसको सिर्फ ये वाला फोर्स लगता, इसको यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेसेस आप कहते हैं। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल अगर स्ट्रेसेस होती तो इस केस में इसके अलोंग जो स्ट्रेन आता, इसके अलोंग जो स्ट्रेन आता है एप्सिलॉन एक्स, वो कितना हो जाता, दैट इज सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, कल भी आपने देखा था कि अगर आप मटेरियल पर ऐसे फोर्स लगाएं तो ऐसे फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है, जो डायमीटर है वो, या फिर जो दूसरी डायमेंशन है जो लेटरल डायमेंशन से, वो चेंज होती है। ठीक है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन हो गई, इसके अलावा y में और z में जो डायमेंशन है उनको क्या कहते हैं, लेटरल डायमेंशंस कहते हैं। तो लेटरल डायमेंशंस में इसके इलोंगेशन के कारण कुछ कमी आएगी। ठीक है, कुछ कमी आएगी, तो वो जो कमी है, अगर इस डायरेक्शन में आपको स्ट्रेन बताना है कि इस डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना है, मान लो एप्सिलॉन y बताना हो, तो वो कैसे दिया जाता है, वो पॉइजन्स रेशियो की डेफिनेशन से आता है। तो यहां पर आप बोलते हैं दिस विल बी माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन x के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको z में बताना है, ठीक है, मैंने यहां पर इसको z कहना चाहिए, z कह देते हैं, एप्सिलॉन y जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन x हो जाएगा। ठीक है, तो देखें, प्रिज्माइडल जब आपको दिया जाता है, ठीक है, क्यूबिकल जब आपको बार दिया जाता है, क्यूबॉइडल जब आपको बार दिया जाता है, तो उस केस में जो वॉल्यूम के अंदर स्ट्रेन है वो कैसे दी जाती है, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। देखो, हर एक फॉर्मूले का डेरिवेशन में क्लास में करवाता हूं, अब इस कोर्स में डेरिवेशन तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिटेल क्लासेस यहां पर हम ले नहीं सकते, बहुत शॉर्ट टाइम हमारे पास में है। तो आप ध्यान दें, ये डेरिवेशन बड़े आसानी से हो जाता है कि आप वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम इनिशियली कितना था, वॉल्यूम इनिशियली एल बी एस था। ठीक है, कुछ कुछ चेंज हुआ, लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा एल,
ठीक है, बी जो हुआ वो बी प्लस डेल्टा बी हो गया, एच कितना हुआ एच प्लस डेल्टा एच हो गया, फाइनल वॉल्यूम निकाल दो। ठीक है, किसी भी चीज में जब स्ट्रेन निकालनी होती है तो वो क्या कैसे निकलती है, जिस भी चीज की आप बात कर रहे हो उसमें चेंज, हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की तो वॉल्यूम में चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो ये मैंने आपको बातों बातों में डेरिवेशन बताया है, सारे डेरिवेशंस पता होने चाहिए आपको। ठीक है, इंजीनियरिंग यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, अगर आप सिर्फ इक्वेशन में उलझे रहते हैं, ठीक है, तो यही कारण है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, आप समझो पहले चीजों को, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकल पूछे ही इसलिए जाते हैं कि बच्चे को क्लियर अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है टॉपिक की। ठीक है, उसको पता भी लग रहा है नहीं लग रहा है कि फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, ठीक है, और चेंजेस किस तरीके से आ रहे हैं, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ईच एंड एवरी डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, ये हम डिटेल क्लासेस में देखते हैं। ठीक है, अभी आगे चलें। तो एप्सिलॉन वी का मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया क्यूबॉइडल सेक्शन के लिए कैसे दिया जाएगा, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड से दिया जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ यूनिडायरेक्शनल में स्ट्रेस थी, सिर्फ सिग्मा एक्स लगा हुआ था, तो इसकी वजह से जो एप्सिलॉन वी आया वो कितना आया, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 म्यू। तीनों को ऐड कर दो, पहला है सिग्मा एक्स अपॉन ई, एप्सिलॉन वाई था माइनस म्यू के साथ में इसी चीज का मल्टीप्लिकेशन, और एप्सिलॉन जेड भी माइनस म्यू के साथ में इसी चीज का मल्टीप्लिकेशन, एप्सिलॉन वी इतना होगा। ठीक है, तो ध्यान दें, अगर सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड यदि तीनों स्ट्रेसेस लग जाएं तो एप्सिलॉन वी यानी कि वॉल्यूम में स्ट्रेन कैसे दी जाती है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड डिवाइड बाय ई 1 माइनस 2 म्यू। शायद आपको पता होगा कि जो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला आता है वो यहीं से डिराइव होता है। ठीक है, फिर से डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लासेस में सारे डेरिवेशंस मैंने कराए हुए हैं। अभी मैंने इतना छोटा सा डेरिवेशन इसलिए करवाया है क्योंकि मैं एप्सिलॉन वी का ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। डिटरमाइन द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, ये निकालना था आपको। ठीक है, तो डाटा देख करके हमने फिगर यहाँ पर बना लिया है। अब इसमें हम यहाँ पर निकालेंगे कि what will be the change in volume। ठीक है, what will be the change in volume। तो फटाफट से इसकी कैलकुलेशंस को देखते हैं, फॉर्मूला यूज करें और सीधा सीधा रिजल्ट निकालें। तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले फिर से इस फिगर को देखो, सिग्मा एक्स का मैग्नीट्यूड लोड डिवाइड बाय एरिया होगा। ठीक है, ध्यान देना जिस प्लेन पर ये लग रहा है, ठीक है, उस प्लेन का एरिया कितना है, लोड डिवाइड बाय एरिया करोगे सिग्मा एक्स आ जाएगा। तो px फोर्स जो लग रहा है वो इस नॉर्मल एरिया पे लग रहा है, तो सिग्मा x का मैग्नीट्यूड px डिवाइडेड बाय एरिया से दिया जाएगा। px कितना, 5 किलो न्यूटन। ठीक है, मैंने आपको बोला न्यूटन और mm के अंदर हम वर्क करेंगे, तो 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना है 100 mm की, तो ये डायमेंशन है, और h आपका 40 का था। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 40 कर देंगे तो यहां से आपको सिग्मा एक्स मिल जाएगा। तो सिग्मा एक्स आ रहा है 1.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो इतनी सारी चीजें मैंने बताई हैं आपको। ठीक है, हो सकता है कि किसी का इन सब चीजों के बिना भी काम चल जाए, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और आपको एक एक सिंगल वर्ड के बारे में पता यदि है तो आप इजीली कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बड़ी सरलता से कर लोगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं सिग्मा वाई की। सिग्मा वाई कैसे निकलेगा, पी वाई डिवाइडेड बाई एरिया। अब एरिया कौन सा लेंगे, जिस जगह पर ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है उस जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां से दिया जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख देते हैं, दिस इज 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना है 300 मल्टीप्लाइड बाय 40। तो जो एरिया आपके पास में है और जो फोर्स आपको दिया गया है उससे सिग्मा वाई आपका आ रहा है 0.5। ठीक है, 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम यहीं पर सिग्मा जेड और निकाल लेते हैं। ठीक है, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिग्मा जेड किस एरिया पे लग रहा है, ठीक है, सिग्मा जेड किस एरिया पर यहां पर लग रहा है। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑन विच दिस फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल एरिया करोगे तो आपको नॉर्मल स्ट्रेस मिल जाएगी इस जेड डायरेक्शन के अलोंग। तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ ये तो न्यूटन में, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना 300, तो ये डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय 100 दूसरी डायमेंशन, तो आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा।
तो सिग्मा जेड दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.133 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया। ठीक है, सारी कैलकुलेशन करके देखें, सिर्फ मूवी की तरह जो है आप लेक्चर्स को ना निकालें। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे रिजल्ट अच्छा आएगा। 200 प्लस लाने हैं तो आपको हर एक कैलकुलेशन खुद अपने हाथों से करनी होगी। ठीक है, बगल वाले पे भरोसा मत करो कि आपका दोस्त निकाल रहा है, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप निकाल सकते हैं एप्सिलॉन वी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो फॉर्मूला हमने देखा था, क्या फॉर्मूला था, सीधा सीधा लगाते हैं अब। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, तो 1.25 प्लस सिग्मा वाई 0.5 प्लस सिग्मा जेड 0.133। ठीक है, डिवाइडेड बाय ई। ई क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, देखो जरा, 2 इंटू 10⁵ तो दिस इज 2 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, यही फॉर्मूला था। तो 1 माइनस 2 म्यू, म्यू क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, देखो जरा, इन द क्वेश्चन पॉइजन्स रेशियो इज मेंशन 0.25। ठीक है, तो एप्सिलॉन वी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दिस इज, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो नहीं है मेरे पास में क्योंकि आपको सीधा सीधा डेल्टा वी निकालना है। तो डेल्टा वी डिवाइड बाय वी के बराबर इसको कर दो। और इनिशियल वॉल्यूम मैं आपको बता देता हूँ, इनिशियल वॉल्यूम कितना है। तो इनिशियल वॉल्यूम है एक्स वाई जेड। ठीक है, एलबीएच की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर देख लेंगे। तो वैल्यूज कितनी है, 300 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 40। तो यहां से आपको जो है वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम इज कमिंग आउट टू बी 12। ठीक है, 12 0000 1 मोर 0। ठीक है, तो ये आपके पास में वॉल्यूम है। इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है, वो क्या है, डेल्टा वी है। सॉल्व करेंगे, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5.649। ठीक है, 5.649। सारी की सारी वर्किंग एमएम में की है आपने। ठीक है, तो ये एमएम क्यूब आ जाएगा। तो आंसर आ गया डेल्टा वी इज इक्वल टू 5.649 एमएम क्यूब। आप देख सकते हो ये जो बार आपको दिया था इसमें हर तरफ जो है स्ट्रेसेस लगा रखी है, कुछ ना कुछ एक्सपेंशन यहाँ पर, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यहाँ पर होगा। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कितना हुआ, 5.649 mm क्यूब। दिस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, कितना भी स्मॉल हुआ हो लेकिन ये आपका जो है वैल्यू यहाँ पर है डेल्टा वी। क्वेश्चन में जो पूछा था 5.649 mm क्यूब, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कुछ पूछा है, नहीं पूछा। डिटरमाइन द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5.649। मेरे हिसाब से काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन, कहीं पर भी जब आप सॉल्यूशन देखते हो तो आपको अंदर का डेरिवेशन पता होना चाहिए। डेरिवेशन पता कर लो, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। फॉर्मूले याद करने नहीं पड़ेंगे। और अगर फॉर्मूले जैसे डायरेक्ट लगाने भी हैं, डेरिवेशन आपके दिमाग में होता है तो आपको फॉर्मूला फटाफट से रिकॉल हो जाता है और आप करेक्ट अप्रोच को करेक्ट जगह पर यूज कर पाते हैं। ठीक है, सही फॉर्मूले के साथ में। तो बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी।